need to study everything. History, geography, science and technology, internal security, disaster management. Even UPSC is asking question just considering you are a policy maker, you are a policy analyst, right? Too much ambitious is actually going to harm, or you can say too much of low confidence is also going to harm. India's foreign policy has always faced certain challenges. Why? Because India always tried to maintain their sovereignty and independence. Like recently हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ इम्पोज किया, right? 25% was the original one, and remaining 25% just because we buy crude oil from Russia, right? But even इसके बावजूद भी क्या इंडिया ने अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट खत्म किया? नहीं, हमने रखा उसको कंटिन्यू. डेफिनेटली फ्रॉम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो हमारे लिए पैसे बचा रहा है, इवन वी आर पेइंग इन रुपीस. बट ऑन अ सेकंड फ्रंट इट इज सिंबॉलिक आल्सो कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू सरेंडर इट्स सोवरेनिटी, इट्स ऑटोनॉमी. मेनी ऑफ द पीपल इवन दे डू नॉट नो द हु इज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, बट दे नो ही शाहरुख खान. ये तो है. एंड आवर मूवीज पोर्ट्रे आवर कल्चर. एसएसबी एग्जाम है ही नहीं. एसएसबी सिंपली व्हाटएवर इज योर पर्सनालिटी, इट इज अ टेस्ट ऑफ इट. उस डे 2 पे स्टोरी आती है TAT नाम से, थीमेटिक एसोसिएशन टेस्ट. हम लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, कभी धक्का लग गया किसी का, राइट? इंस्टेड ऑफ ये जानने को भाई धक्का क्यों लगा, हम सीधा सामने वाले पे असॉल्ट कर देते हैं. एसएसबी में वही सोचते हैं, देखते हैं कि इस पर्सन ने पहले जानना चाहा रीजन क्या था. ठीक है, व्हेन वी अपीयर्ड फॉर एसएसबी इंटरव्यू वी लिटरली आस्क्ड आवर फ्रेंड्स बता मेरे बारे में प्रोज और कॉन. और इसलिए जेन जी जो नए कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है, यही फ्यूचर है. मैंने कोई गलती की है, मैंने मान ली, ठीक है, और जो मैंने जिसके साथ गलती की और मैंने उससे बात कर ली और उसको क्लियर आउट कर लिया, तो आप हाफ द वे कहीं तो आप अपने आप को रिलैक्स कर चुके हैं. अब होता क्या है आजकल के नहीं, कुछ लोग जो हैं वो ये कर रहे हैं कि गलतियां करते हैं, वो उसे सॉर्ट आउट भी नहीं कर रहे, उसको एज अ पार्ट ऑफ लाइफ बोल के आगे चले जा रहे हैं. लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड उनके यहाँ पे अभी भी एक प्रेशर है. पहली बात तो आजकल ऐसा हो रहा है कि अगर कोई बंदा अगर एक हफ्ते भी टेंशन में है, they call it depression. We have average 7 minutes for one answer, not just answer, reading question, understanding it, creating framework in the mind and then writing it. 4 चीजें 7 मिनट के अंदर करनी होती है. रिजर्वेशन जरूरी है आज के टाइम पे. आप अमीर मैं गरीब ये चल रहा है, लेकिन झगड़ा जब पैसों पे नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम लोग एक दूसरा सीट वो कर रहे हैं. एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट है M.N. श्रीनिवास, राइट? उनकी थ्योरी है थ्योरी ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, राइट? और उन्होंने क्या डिस्कस किया हुआ है कि हम. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद प्रकाश सिंह एंड वेलकम टू द वेद पॉडकास्ट. दोस्तों, आज हमारे जो गेस्ट है नवीन सिंह इज अ यूपीएससी मेंटर एंड ही इज एक्सपर्ट इन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. दोस्तों, आज जो पॉडकास्ट आप देखेंगे इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं. यू विल लर्न कि कैसे यूपीएससी और एसएसबी जैसे एग्जाम्स कैसे क्रैक किए जाते हैं, उस दौरान कैसी माइंडसेट होनी चाहिए, क्या वैल्यूज़ आपको रखनी चाहिए, क्या नहीं. सो ये पॉडकास्ट पूरा ही देखना, बहुत ही मज़ा आएगा. सर, एक जैसे आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स को तैयारी करते हैं एंड साथ ही साथ में आप एसएसबी, हमसे जो बात हुई थी आपने कहा कि एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए भी आप तैयारी करते हैं. बिल्कुल. तो एसएसबी के बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन है कि ये वैसा है या ऐसा है, तो ये इसको एक बार हमारे दोस्तों के लिए थोड़ा सा डिफाइन कर दे एंड इसको रिफाइन भी करें. ओके, श्योर सर. सर, पहली बात तो एसएसबी के रिगार्डिंग जो हमारा बेसिक मिसकंसेप्शन है कि ये एग्जाम है, ये सबसे इनकरेक्ट यू कैन से मिसकंसेप्शन. ठीक है, क्यों? क्योंकि एसएसबी एग्जाम है ही नहीं. एसएसबी सिंपली व्हाटएवर इज योर पर्सनालिटी, इट इज अ टेस्ट ऑफ इट. ओके, बट अलग अलग डायमेंशन से. लाइक बेसिकली एसएसबी जो चलता है वो चलता है 3 प्रिंसिपल्स पे: मनसा, वाचा, कर्मणा. ओके, right? Mansa, what you think, Vacha, what you speak, and Karmana, what you do. Okay. Right? And in SSB, they simply check कि आपकी ये तीनों चीजें सिंक्रोनाइज्ड है या नहीं है. आप सोचते कुछ और हो, आप बोलते कुछ और हो, आप करते कुछ और हो. ऐसे लोग नहीं चाहिए उन्हें वहां पे. अगर आप देखें SSB के 5 डेज के जो टेस्ट है, ठीक है, डे 1 से जो स्टार्ट होता है स्क्रीन टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTOs, राइट? ये सारे जो टेस्ट है डिजाइन ही इस फॉर्म में किए गए हैं ताकि ये आपके तीनों एस्पेक्ट्स चेक कर सके, नंबर 1. एंड नंबर 2,
इन तीनों एस्पेक्ट्स के अंदर वो सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं है. दे डू नॉट वांट कि कोई उनको एब्सोल्युटली परफेक्ट बंदा चाहिए, कि मतलब जो फिजिकली एकदम फिट हो, या जो साइकोलॉजिकली बहुत शार्प हो, या जो बोलता बहुत अच्छा हो. उनको इन तीनों का बैलेंस चाहिए. जिसको पता है कितना बोलना है, क्या बोलना है, जिसे पता है क्या राइट वे ऑफ थिंकिंग है, और जिसे पता है ग्राउंड पे एक्शन कैसे करना है, फिजिकली एक्टिव भी. तो एसएसबी सिंपली अबाउट दीज थिंग्स. तो पहली बात तो उसको एग्जाम मानना छोड़ दिया जाए, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं पता स्टोरीज. ओके. जैसे कि जब होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिस दिन, ठीक है, डे 2, उस डे 2 पे स्टोरी आती है TAT नाम से, थीमेटिक एसोसिएशन टेस्ट, राइट. एंड स्टूडेंट्स आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग स्टोरीज अर्लियर. वो एक मॉडल स्टोरी बना के जाते हैं वहां पे लिखने के लिए. और जैसे ही वहां पे जाते हैं, यू सी ऑन स्क्रीन आपको एक ब्लरी सी पिक्चर दिखाई देगी, ठीक है. उस ब्लरी पिक्चर पे आपको 4 मिनट के अंदर एक स्टोरी पूरी करनी है 100 वर्ड्स की. और तुरंत 4 मिनट के बाद एक नया पिक्चर आ जाएगा, और इस वे में आपको 11 स्टोरीज बनानी है. तो आपका माइंड थिंक कर ही नहीं पाएगा आर्टिफिशियली कि क्या क्रिएट किया जाए. इट इज ऑल अबाउट आपका अंदर का जो पर्सन है ना, वही निकल के आएगा कि व्हाट इज योर वे ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट. तो नंबर 1 इसको एज ए एग्जाम मानना छोड़ दिया जाए. नंबर 2, वहां उन्हें कोई आर्मी चीफ नहीं चाहिए जो बहुत ही वायलेंट हो, बहुत ही एग्रेसिव हो. बिकॉज जब भी हमारे माइंड में बात आती है ना आर्मी की, वी थिंक अ पर्सन इज वेरी एग्रेसिव, राइट, हु इज वेरी, यू कैन से, बहुत आवाज ऊंची करके बात करता है, राइट, बहुत ही वायलेंट है. नॉट रिक्वायर्ड. दे नीड अ बैलेंस पीपल, राइट. तो एसएसबी के लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये रिक्वायर्ड है कि इवन एक लिस्ट है 14 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज की, OLQs बोलते हैं उन्हें, ठीक है. उस कैंडिडेट के अंदर वो 14 OLQs होनी चाहिए, और उन OLQs को प्रिपेयर नहीं कर सकता. वो OLQs हम अपने आप में जो डे टू डे लाइफ है ना, हम वही सीखते हैं, वही डेवलप करते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम मुंबई से हैं सब, ठीक है, हम लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, कभी धक्का लग गया किसी का, राइट, इंस्टेड ऑफ ये जानने को भाई धक्का क्यों लगा, हम सीधा सामने वाले पे असॉल्ट कर देते हैं, राइट. एसएसबी में वही सोचते हैं, देखते हैं कि इस पर्सन ने पहले जानना चाहा रीजन क्या था. इट माइट बी जो धक्का लगा आपको पीछे से, इट इज बिकॉज पीछे से पूरा एक लोड आया होगा. ये डिफरेंस है, रिएक्शन और रिस्पॉन्स. तो एसएसबी आपका वही पार्ट चेक कर रही है. तो क्या आप इसके लिए प्रिपेयर करोगे अपने आप को अलग से? इट इज सिंपली अबाउट डे टू डे लाइफ में आप जैसे हो उसका ही रिफ्लेक्शन वहां दिखता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस काइंड ऑफ टेस्ट. तो काम करना है तो काम टेस्ट पे नहीं होगा, काम खुद पे होगा, काम खुद की पर्सनालिटी पे होगा, राइट. लाइक इवन व्हेन वी टीच स्टूडेंट्स, ठीक है, अबाउट द एसएसबी, सिंपल सा फंडा यही होता है कि उनको हम बेसिकली एक चीज प्रैक्टिस करनी है, CIQs, कैंडिडेट इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर्स, राइट. इट इज अबाउट देयर फैमिली लाइफ, एकेडमिक लाइफ, स्पोर्ट्स लाइफ, विद द फ्रेंड्स. उसमें क्वेश्चंस ये होते हैं रिगार्डिंग टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, राइट. सिंपल उन CIQs को प्रॉपरली सॉल्व करना, अपनी जो गलतियां हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ है, दोनों करना आइडेंटिफाइड, और दोनों पे काम करके ही आप एसएसबी के जा सकते हो. हाँ, सिंपल रिक्वायर्ड है अवेयरनेस कि वो टास्क क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है. बट ये बोलो कि आप उसके लिए फुल प्रिपेयर्ड होके जाओगे, नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट. वहां पे जो टेस्ट होता है PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, इवन देखा भी होगा आपने एसएसबी की वीडियोस में, कुछ स्टूडेंट्स एक प्लैंक लेके रस्सी खड़े होते हैं एक ब्रिज बनाने के लिए, ठीक है. तो लोग क्या सोचते हैं कि ब्रिज कैसा बनेगा. इट इज एक्चुअली अ टेस्ट. नंबर 1 है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का. अगर आपके सामने कोई यूनिक प्रॉब्लम आ जाए जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता था पहले से, उसको कैसे टैकल करोगे आप. नंबर 2, लीडरशिप स्किल्स. आप अकेले नहीं हो, पूरा ग्रुप है आपके साथ. तो आप वहां पे किसको दे रहे हो प्रायोरिटी, खुद को या पूरी टीम को साथ में लेके चल रहे हो वहां पे, राइट. कोऑपरेशन स्किल्स. तो ये कुछ चीजें जो टेस्ट हो रही है वहां पे. तो यस, बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि टेस्ट क्या क्या होते हैं, बट उन टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर सकते अपने आप को. इट इज सिंपली यू नीड टू वर्क ऑन द एटीट्यूड पार्ट, द पर्सनालिटी वाला पार्ट. सेल्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा. Yes. एंड
दैट प्रोसेस स्टार्ट्स कब, कैसे होता है? मतलब अगर एक इंडिविजुअल को, मुझे अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, हाँ, सो क्या करना चाहिए? सबसे बेसिक पार्ट अगर हम कहें, इट इज यू कैन से डायरी राइटिंग, ओके। राइट? बिकॉज वंस यू राइट ईच एंड एवरी एक्शन वॉट एवर यू डू थ्रू आउट द डे, ठीक है, आपने लिख लिया वहां पे, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सिट एंड थिंक क्या किया और क्यों किया. यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हाँ वो गलतियां कौन सी हो रही है, वो गलतियां, वो पैटर्न कौन से जो बार बार रिपीट हो रहे हैं. बिकॉज फॉर मेनी थिंग्स वी आर अनकॉन्शियस, वी डू, बट वी डू नॉट नो कि वी हैव दैट प्रॉब्लम विद इन अस, राइट? एक नाम सुना होगा आपने, ब्रह्म कुमारीज का, एक काइंड ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। ठीक है. तो ये ब्रह्म कुमारीज के अंदर एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है जोहरी विंडो, राइट? कि एवरी पर्सनैलिटी है 4 पार्ट्स. पार्ट 1 हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट जिसके बारे में हम भी जानते हैं, अदर्स ऑल्सो नो. सेकेंड पार्ट जो सिर्फ हम जानते हैं, अदर्स नहीं जानते. थर्ड पार्ट जो हम भी जानते हैं बट अदर्स जानते हैं हमारे बारे में. एंड द फोर्थ वन जो कोई नहीं जानता, ना तो आप ना तो बाकी लोग, राइट? सो इट इज बेसिकली यू नीड टू वर्क ऑन द फर्स्ट 3 एस्पेक्ट्स. भाई जो आप जानते हो तो इम्प्रूव करो, ठीक है. दूसरा, वो चीज जो आपके अंदर है और आप जानते हो अगर ये बाहर निकला तो ये नेगेटिव चीज में आएगा, दैट्स व्हाई यू आर नॉट शोइंग टू अदर्स, उसको इम्प्रूव करो. एंड थर्ड, ट्राई टू नो योर दोज पार्ट्स जिसको आप नहीं जान रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग अ डायरी और उस डायरी में 6 दिन से लगातार एक चीज आ रही है कि यू हैव अ फ्रीक्वेंट फाइट्स विथ योर फ्रेंड, ठीक है, भाई तो आप गुस्से में थे, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मैंने रिस्पॉन्स कर दिया. बट व्हेन यू फाइंड अ पैटर्न, तब समझ में आता है कि हाँ ये गलती कहाँ से हो रही थी. बिकॉज यू कैन नॉट आस्क योर फ्रेंड चल बता मेरे बारे में, बिकॉज हमने काम किया है, ठीक है. व्हेन वी अपीयर्ड फॉर सेल्फ इंटरव्यू, वी लिटरली आस्क आवर फ्रेंड्स बता मेरे बारे में प्रोस और कॉन्स. वो फ्रेंड है आपका, वो अगर कुछ बताना भी चाहे नेगेटिव, वो सोचेगा एक बार कि बुरा ना मान जाइए. और बेस्ट फ्रेंड होगा तो कौन सी बताएगा? बिल्कुल. तो डिमोटिवेट हो जाएगा वहां पे, राइट? तो द बेस्ट पार्ट इज द डायरी राइटिंग एंड द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन थ्रू इट. ओके. Even once anyone practice it for a 1 month, they can see the result. But वही बात है, you must have that acceptability regarding your own self. अपनी गलतियां पहचानना जरूरी है, बिकॉज हम जस्टिफाई करते हैं बहुत बार अपनी गलतियों को. अगर वो एटीट्यूड है, then no one can improve. कभी नहीं कर सकता कोई भी उनको. बट अगर वो है कि इंप्रूव होने की विलनेस है अंदर से, then definitely diary writing is that thing or practice or habit जो एक्चुअल में काम कर सकती है. अच्छा, डू यू थिंक ये जो इशू है, जो आपने इशू को ये नोटिफाई किया है, कि ये इशू आजकल के ज़माने में ज़्यादा हो रही है कि हम लोग अपनी गलतियाँ, जैसे जो ये मिलेनियम जेनजी वाली पार्ट है, तो ये जो जेनजी है, हाँ, देखो मैं किसी भी चीज़ को ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जेनजी है नाउ, यहाँ मैंने एक चीज़ जो नोटिस की है कि हर गलतियों के लिए एक नाम है, और वो गलतियों को जब नाम दे दोगे तो दैट इज नॉट गलती, अब वो नामकरण कर दो, बस जस्टिफाई. जस्टिफाई हो गया. पहली चीज तो अगेन जैसे आपने कहा कि हम कोई चीज को स्टीरियोटाइप नहीं करेंगे कि जेन जी पूरा ऐसा, नॉट मैंडेटरी. दूसरी चीज देखिए, अब जेन जी के ये जो चीज है जो आपने कहा कि जैसे कि जो एक लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग होती है बिटवीन बॉय एंड गर्ल, ठीक है, जिसको हम बोलते थे रिलेशनशिप्स, इन्होंने नाम दे दिया सिचुएशनशिप, राइट? अब देखिए, अब इनको आप पूरा गलत नहीं बोल सकते. व्हाई? बिकॉज सही क्या है गलत क्या है, ये पैरामीटर्स बनाए किसने हैं? सोसाइटी ने ना. ओके. और क्या सोसाइटी कभी रही है स्टैग्नेंट? इट इज कीप ऑन इवॉल्विंग, ठीक है. अब हम सब बिलोंग करते हैं मिलेनियल्स से, और हमारी बहुत सी हरकतें हैं जो किससे अलग है? जेन एक्स, जो उसके ऊपर थी. तो इट इज अ पार्ट ऑफ चेंज. सो वी कैन नॉट से दे आर रॉन्ग. इट इज समथिंग सोसाइटी इज इवॉल्विंग, पैटर्न्स आर चेंजिंग, राइट? बिकॉज ये वही लोग हैं जब ये वर्क प्लेस पे जाते हैं, दे डायरेक्टली डिनाई ओवर टाइम से. हम नहीं मना कर पाते. बताइए आप, कैसे बोले गलत है ये लोग? बिकॉज अप टू द पॉइंट दे आर राइट, दे आर करेक्ट. बट हाँ, एक लिमिट के बियॉन्ड जाना भी, इट इज यू कैन से इनकरेक्ट, कि हर गलती को जस्टिफाई करने के लिए वर्ड निकालना भी इनकरेक्ट है. बट सेकेंड पार्ट भी समझना पड़ेगा हमें, सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, राइट? लोगों की अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडन हो रही है.
और इसलिए जेन जी जो ये नए कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है यही फ्यूचर है एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट. ओके, लेकिन यही चीज बहुत सारी चीजों को ग्रेवयार्ड बना रही है उनके लिए. ओके. जैसे अगर मैं ये बोलूं, एक्सेप्टेंस जो है, इन्होंने एक्सेप्टेंस की परिभाषा ही चेंज कर दी. चेंज कर दी है. अगर आपने एक्सेप्टेंस की परिभाषा ही चेंज की है, सो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर इन योर माइंड. क्योंकि कैसे होती है कि अगर मैंने कोई गलती की है, मैंने मान ली, ठीक है, और जो मैंने जिसके साथ गलती की और मैंने उससे बात कर ली और उसको क्लियर आउट कर लिया, तो आप हाफ द वे कहीं तो आप अपने आप को रिलैक्स कर चुके हो. अब होता क्या है, आजकल के नहीं, कुछ लोग जो हैं वो ये कर रहे हैं कि गलतियां करते, वो उसे सॉर्ट आउट भी नहीं कर रहे, उसको एज अ पार्ट ऑफ लाइफ बोल के आगे चले जा रहे हैं. लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड उनके यहाँ पे अभी भी एक प्रेशर है, जो वो बाद में कहीं तो बूस्टअप होता है, कभी एक बड़ा कुछ हो जाता है इवेंट. तो सो उस टाइम आप उन्हें कह देते हो कि आप डिप्रेशन में बहुत जा रहे हो, क्योंकि ये तो कंपाइल हो रहा है सब कुछ, बिल्कुल, और वो डिप्रेशन का एक रूप ले रहा है. सो ऐसा लग रहा है कि आजकल के जमाने में डिप्रेशन इज वेरी कॉमन थिंग. जस्ट रूट कॉज मैं ये यहाँ से स्टार्ट किया. सर ने आपने कहा डिप्रेशन, ठीक है. पहली बात तो आजकल ऐसा हो रहा है कि अगर कोई बंदा अगर एक हफ्ते भी टेंशन में है, दे कॉल इट डिप्रेशन. तो जो साइंटिफिक डेफिनेशन है हम पहले वो समझनी पड़ेगी. इट इज अ प्रोलॉन्ग सिचुएशन, राइट. तब ये बोलना कि प्रोलॉन्ग सिचुएशन में डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इट इज स्टिल नॉट ट्रू. हाँ, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, नो डाउट इन दैट, एंड वन ऑफ द रीजन इज दिस ओनली. We are not resolving, we are simply postponing it. Yeah. Right. And definitely on this culture we need to work. Right. But इसमें काम किसका आएगा? Definitely इसमें काम आएगा उन mentors का. Mentors कौन? Not just academic mentors. Like जो Gen Z के लोग हैं, there are juniors. Right. किसका काम है ये? कि उनको at least थोड़ा hint दिया जाए, कुछ तरीकों से help किया जाए. Definitely हमारा. But what we do? We give them a tag. और अ जेन जी, तुम लोग वैसे ही हो, ठीक है. तो कहीं ना कहीं फॉल्ट में तो हम भी हैं, बिकॉज इफ दे आर गोइंग रॉन्ग एंड वी आर सीइंग इट इज रॉन्ग, राइट. तो इट इज आवर ड्यूटी टू एक्चुअली नॉट, यू कैन से कि उनको रिफॉर्म करना, हम कौन होते रिफॉर्म करने वाले, बट एटलीस्ट टॉक टू देम, राइट. बिकॉज व्हाट पैटर्न दे सेट इन देयर माइंड, अगर वो पैटर्न चलते रहेंगे हमेशा एंड इफ नो वन विल क्वेश्चन, तो पैटर्न कभी चेंज करेंगे भी नहीं, वो उनके लिए वही चीज नॉर्मल है. बट वंस एज दे आर सीनियर्स, इफ वी जस्ट क्वेश्चन इट, एक्चुअली उनके माइंड में पर वो सोचने मजबूर होंगे उस चीज पे. एंड रिमेंबर, जेन जी एक्चुअली सर इज मोर थॉटफुल. ओके, दे एक्चुअली गिव अ ट्राई टू एवरी न्यू आइडिया. दे आर नॉट लाइक अस, लॉयल्टी, मतलब जो चीज एक बार माइंड में रख ली, लाइफ टाइम वही फॉलो कर रहे हैं बैठ के. एंड एक्चुअली उसको हम बहुत प्राइड मानते हैं उस चीज, सुना होगा आपने, ठीक है. मतलब जो वैल्यू हमने अडॉप्ट की थी 18 साल की एज में, अगर हम आज तक फॉलो कर रहे हैं, तो वी हैव दैट प्राइड फीलिंग. मैं वैसा ही. एक्चुअली इट इज नॉट. फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी देयर, एंड जेन जी के पास वो चीज है. तो अगर हम डेफिनेटली उनसे बार बात करेंगे, हाँ, बात करना पड़ेगा हमको उनके वे में, राइट. इफ वी गो इन अ फॉर्म ऑफ लेक्चरिंग देम, नो, कुछ असर नहीं होने वाला. दे मे पॉसिबली बैकफायर ऑन यू, राइट. So we have to understand their way, कि वो किस वे में हमारी बात सुन सकते हैं या समझ सकते हैं. एंड यही माइंडसेट से आप ऐसे एग्जाम्स जैसे एसएसबी और यूपीएससी, सो ये माइंडसेट से अगर यूपीएससी जैसे एग्जाम्स है, तो ये तैयारी करना तो फिर डिफिकल्टी होती ही होगी. बिल्कुल डिफिकल्टी होती है, राइट. बट जो हमने कहा कि इनके अंदर एक और चीज क्या है इंपॉर्टेंट, दे कीप ऑन इम्प्रूविंग, दे कीप गिव अ न्यू ट्राई टू अ न्यू थॉट्स. तो ये अच्छा पार्ट रखते हुए डेफिनेटली दे हैव टू वर्क ऑन दैट पार्ट, कि जो रॉन्ग जा रहा है उस रॉन्ग को सुनने की, समझने की और एक्सेप्ट करने की क्षमता भी डेवलप करनी होगी जेन जी को. इट इज मस्ट, इट इज रिक्वायर्ड, राइट. तो उनकी एक अच्छी क्वालिटी भी है, लेकिन साथ साथ जैसा आपने रेज किया ये कंसर्न, दैट इज समथिंग जो हाँ एक कंसर्नफुल चीज है, जिसपे डेफिनेटली जेन जी को काम करना चाहिए और हम सभी को उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट. ये इंपॉर्टेंट है कि हमें कंट्रीब्यूट करना ज्यादा जरूरी है. ओके, सो दिस ग्रूमिंग पार्ट, जैसे आपने, हर एक इंसान में एक ग्रूमिंग पार्ट होती है. वो जब तैयारी करता है तब वो ग्रूमिंग करता है.
जब वो घर में है तब भी हम्म, वो कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा से ग्रूमिंग होता है। बिल्कुल। तो जब ये जो ग्रूमिंग पार्ट है जिसमें वो सीख रहा है, डू यू थिंक कि जब यूपीएससी में हम हाँ, लोग एग्जाम्स देते हैं, प्रीलिम्स देते हैं, जैसे बेसिकली मैं मेंस की बात करूँ, जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, तो क्या ये जो नेचर है हमारा वो पेपर में या आंसर राइटिंग में कहीं रिफ्लेक्ट होता है? एब्सोल्युटली सर। फॉर एग्जांपल जब आंसर राइटिंग करते हैं हम, हम्म, वी हैव एवरेज 7 मिनट फॉर वन आंसर। ओके, नॉट जस्ट आंसर, रीडिंग क्वेश्चन, ओके, अंडरस्टैंडिंग इट, हम्म, क्रिएटिंग फ्रेमवर्क इन द माइंड एंड देन राइटिंग इट। 4 चीजें 7 मिनट के अंदर करनी होती है। और यूपीएससी ने ये चीज डिजाइन जो की है ना, इट इज डेलिबरेटली की हुई है ताकि जो आपकी रियल पर्सनालिटी है वो कहाँ शो हो जाए, ऑन पेपर। हम्म, एंड आई विल टेक वन एग्जांपल। Let's say if a question comes on reservation, हम्म, right? Now those who are anti reservation, जिनके माइंड में बात भरी हुई है, भले हम्म, वो कितनी भी बुक पढ़ ले पॉलिटी की और आर्टिकल्स पढ़ भी ले, वो लिख के भी आएंगे पॉलिटिकल आंसर, बट वो आर्गुमेंट उतने स्ट्रांग आने वाले हैं क्या ऑन पेपर? नहीं, क्योंकि 7 मिनट में क्या ही सोच पाएगा। हम्म, वो वही सोच पाएगा जो वो पॉलिटिकल बुक में पढ़ के आया हुआ है। हम्म, दैट्स इट। इफेक्टिव आंसर कब बनता है? इफ दैट पर्सन अंडरस्टैंड व्हाई रिजर्वेशन इज देयर। ठीक है, जब उसके अंदर उस चीज को लेके एक्सेप्टेबिलिटी होगी, तो ही एक बेस्ट आंसर वहां पे आ पाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछ ही लिया, इज रिजर्वेशन यस। नीडेड मॉडर्न इंडिया? ये क्वेश्चन आज के लिए है। देखिए, जैसे आपने एक वैलिड क्वेश्चन रेज किया कि मॉडर्न इंडिया में रिक्वायर्ड है कि नहीं। हम्म, ठीक है, सी बेसिकली हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू कब बनता है? जब हम मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, हम्म, ठीक है, जहाँ पे वी कैन नॉट सी दोस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस ओपनली। हम्म, बट इफ यू स्टिल गोज टू द विलेज एरियाज, देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? ओके, एंड इफ यू सी अ डेटा, रिमेंबर, अभी भी 80%, अराउंड 80% पीपल ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दे लिव इन अ रूरल एरिया, हम्म, राइट? तो अगर वहां से उनका अपलिफ्टमेंट करना है, राइट, तो डेफिनेटली वी नीड टू प्रोवाइड देम सम काइंड ऑफ सपोर्ट। हम्म, And even if you see the per capita income wise हम्म, of scheduled caste, scheduled tribe people, it is still less, right? Appointment in the big institutions, IIMs and IITs, they do not have professors from SC and ST. Government के अंदर in promotion, joint secretary level, right? Out of 80, approx 4 to 5, हम्म, only SC ST. Why? So when we raise these questions and when we do not have a justifiable answer for this, it clearly showcases we need reservation, right? अभी जो डिस्कस की हम लोगों ने, जिस दिन ये मसले रिजॉल्व हो जाएं, then we do not need reservation. मेरे ख्याल में देखिए, अब जैसे 2024 का इलेक्शन हुआ, 29 के इलेक्शन होंगे, ठीक है। और 29 के बाद जो इलेक्शन होंगे दैट विल बी कंप्लीटली, अगर मैं बोलूँ तो एआई जनरेटेड एक पब्लिक होगी। ओके, एआई जनरेटेड पब्लिक मतलब सबके दिमाग में कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी माइंड सेट होगा, जो हमारे जैसे अभी भी बुकवर्म है ठीक है, हम लोग बुक में, लेकिन अब एक जनरेशन आ रहा है जहाँ पे सब कंप्यूटराइज्ड टाइप के होंगे, होंगे। वहाँ उनकी टेक्नोलॉजी बेस्ड सब कुछ दिमाग से चलेंगे। तो तब वहाँ पे जो सीड है इस चीज का, कास्ट बेसिस का सीड है, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होगा, मेरा ये मानना है। अगर नहीं है तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। एंड तो उस दौरान आपको लग रहा है कि रिजर्वेशन तब कास्ट बेसिस पे जरूरत होगी कि रिजर्वेशन ऑन इनकम बेसिस पे ही चलना चाहिए? क्योंकि ठीक। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम पे आप अमीर मैं गरीब ये चल रहा है, लेकिन झगड़ा जब पैसों पे नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम लोग एक दूसरा सीड वो कर रहे हैं, दैट That's इज caste. कास्ट। देखिए, डेफिनेटली ईडब्ल्यूएस हम्म, हम जानते हैं ऑलरेडी, हम्म, इसकी नीड थी, गवर्नमेंट ने लेकर आया उसे, हम्म, ठीक है। और इस चीज को इवन सुप्रीम कोर्ट का भी एक काइंड ऑफ मिल गया अप्रूवल। हम्म, देखो, सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप देखें इंदिरा सोनी केस, हम्म, उसमें 50% का लिमिट लगाया हुआ था, बट उसके बियॉन्ड गया एंड सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाइड इट। हम्म, मतलब कहीं ना कहीं एक कंसेंसस बन रहा है, हम्म, वी डू नीड अ इनकम बेस्ड रिजर्वेशन ऑल्सो, हम्म, but that does not mean that the need of caste based is have completely gone. Why? हम्म, Because हमारे यहाँ पे कास्ट ही किस में कन्वर्ट हो रही है? क्लास में, राइट? एक्चुअली एक फेमस सोशोलॉजिस्ट हैं, एम एन श्रीनिवास, राइट? उनकी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, राइट? और उन्होंने क्या बात डिस्कस किया हुआ है कि हमारे यहाँ जो हुआ है वेस्टर्नाइजेशन, वो 3 वेव्स में हुआ है, ओके, ठीक है। फर्स्ट 2 वेव्स में कौन हुए बेनिफिशियल? अपर कास्ट ओनली, राइट? मतलब जो जितना ज्यादा जल्दी हो गया वेस्टर्नाइज्ड, उसने अडॉप्ट किया एजुकेशन, अडॉप्ट किया मॉडर्न ऑक्यूपेशन,
उनकी इनकम भी क्या हो गई, राइज एंड इंक्रीज्ड। और जो अदर कम्युनिटीज रही इंक्लूडिंग ओबीसीज एंड एससी एसटी, ठीक है, इनको उसी वेस्टर्नाइजेशन का जो फ्रूट मिला, जो इम्पैक्ट हुआ, ये काफी टाइम बाद हुआ। इसमें लगभग आप मान लीजिए कि 100 साल का डिफरेंस आ गया है। अच्छा, राइट। तो जब कास्ट ही क्लास बन गई है तो कहीं ना कहीं कास्ट आज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए, हमेशा एक टर्म की हम बात करते हैं, सोशल कैपिटल, राइट, कि आज सिर्फ ये रिक्वायर्ड नहीं आपके पास पैसे हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को चल के, ठीक है, यू मे बी हैविंग अ मनी बट आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, रेफरेंसेस नहीं है, जो लोग बिजनेस कर रहे हो या जो किसी बड़ी जॉब में हो, और कल को अगर आपके अपने बच्चों को नौकरी लगवानी हो रेफरेंस के थ्रू, कर पाओगे आप वो काम? नहीं। बट ऑलरेडी क्या हुआ है, एज अपर कास्ट केम फर्स्ट, ठीक है, दे गॉट गुड पोजीशंस, सो दे हैव दैट सोशल कैपिटल कि रेफरेंस के थ्रू दे कैन गेट दोज जॉब्स इजीली, राइट। और आज भी हमारे यहाँ जो होती है मैरिजेस, वो एंडोगेमस होती है, कास्ट एंडोगेमस, ठीक है। तो इवन जो पूरा किनशिप नेटवर्क बन रहा है, किस वजह से बन रहा है? सेम कास्ट। तो कास्ट जाग आ रही है, कास्ट ट्रांसफॉर्म हो रही है। एंड जब तक ये कास्ट रहेगा इस फॉर्म में, तब तक डेफिनेटली रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे यहाँ पे। तो डेफिनेटली हम जब कास्ट और क्लास दो अलग देखते हैं, वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन वन डायमेंशन कि कास्ट कन्वर्टिंग इनटू क्लास, एंड व्हेन दिस प्रॉब्लम्स कम्स, कास्ट विल बी रिलेवेंट। तो वो हर जगह रिलेवेंट होगा, एजुकेशन में भी और जॉब बाकी जगहों प्रमोशन पर में भी। भी। ओके, ठीक। सो आपने जैसे कहा कि ये बात हमारी जब स्टार्ट हुई थी तो वो वहां से स्टार्ट हुई थी कि आंसर राइटिंग का पैटर्न, ठीक है। डेफिनेटली। सो ये चीज जैसे आप इतने अच्छे से हर चीज को इलेबोरेट कर पा रहे हैं, तो ये जो कंसाइज वे में इलेबोरेट करना, ये मतलब लोगों को, जैसे यूपीएससी जो हमारे दोस्त एस्पिरेंट्स होंगे, तो ये कैसे कंसाइज वे में इनको करना हो, उसमें क्या लिखे क्या ना लिखे, जैसे एक टॉपिक ही आ गया रिजर्वेशन, हाँ, तो उसमें कैसे इनको ब्रेक डाउन करना चाहिए सब चीज़ों? देखिए, सबसे पहले डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन किस पेपर में आया हुआ है। ओके। GS1, GS2 या GS4। GS1 में होगा तो इट इज पॉसिबली फ्रॉम द सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू, GS2 में पॉलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू, GS4 में एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो नंबर वन डिपेंड करता है वो क्वेश्चन किस जगह पे आया हुआ है। लेट्स से if it has come under GS1, so in the introduction 3 to 4 lines, but you need to define the social origin of caste system, right? And then you need to directly come to that part which is asked in the question. And again, it depends question कितने words के लिए है, 150 words or 250 words. If it is for 150 words, you need to stick whatever is asked. If it is for 250 words, you need to even touch the other dimensions related to it. So answer writing is apne aap, you can say it's art and science, right? So once you start writing, now see, always, like many people have a tendency to write in elaborative manner, right? To make it concise, the best possible way is to give examples. Okay. You can just write a 1 to 2 sentence and just give a 1 sentence example, sufficient है, बिकॉज आपने अपना पॉइंट कन्वे कर दिया किस फॉर्म में, एग्जाम्पल देके। तो एग्जाम्पल का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है जब भी आपको अपने आंसर्स को शॉर्ट और कंसाइज वे में लिखना होता है, बिकॉज एग्जाम्पल के थ्रू आप पूरा मैसेज कन्वे कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा एक पैराग्राफ लिखे बिना। एग्जाम्पल्स रियल लाइफ और आप इमेजिनरी भी कर सकते हो? नो, नॉट इमेजिनरी बेसिकली, ठीक है। Okay, इमेजिनरी जैसे सिचुएशन बेस्ड नहीं, भी नहीं, एक्चुअली इन एथिक्स और इन ऐसे इट इज गुड, but it not in GS papers. Okay. You need to be factful. Whatever is going on, ठीक है, आपने करंट अफेयर से पढ़ा हुआ है या कोई रिपोर्ट के अंदर वो चीज आई हुई है, ठीक है। लेट्स से क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो इसमें यू कैन नॉट रैंडमली राइट कि यस क्राइम बढ़ रहा है, एवरीवन नोज बढ़ रहा है। यू नीड टू कोट द रिपोर्ट ऑफ NCRB कि एज पर NCRB रिपोर्ट दिस मच हैज इंक्रीज्ड, दिस वे। उसके बाद ही वो कोट किया जा सकता है। राइट। ओके, so means quoting anything is not does not work. Okay. And these reports जो आते हैं, don't you think कि reports from the west कुछ ज्यादा उनके तरफ tilted है? अब देखिए, is that so?
पहली बात तो हम बात करेंगे दो टाइप की रिपोर्ट्स हैं. हम्म. एक हमारे कंट्री के अंदर खुद जो आ रही है, लाइक एनसीआरबी रिपोर्ट जो है, इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. हम्म. So it is like government report. Hmm. Even many times the MPs ask question in parliament and ministers answer those things. Hmm. So there's a more authentic one. Hmm. Okay. Now many times we blame the West, right? They put their narrative of development, of freedom on us. Yes, up to the, you can say, point, it is sometimes visible कि they are biased. But हम अपनी सारी कमियों को उनको bias बोल के छुपा सकते हैं क्या? That is not possible. ठीक है. सो वी नीड टू बी केयरफुल विद दैट थिंग कि हम हर चीज को ब्लेम नहीं कर सकते कि इट इज कंप्लीटली वेस्ट डोमिनेटेड. यस, वी नीड टू विजिलेंट कि कहाँ पे चीजें रॉन्ग जा रही हैं, बट वी ऑल्सो नीड टू एक्सेप्ट आवर सर्टन वीकनेसेस जो हमको वहां विजिबल हो रही है. बिकॉज विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कैन वी इंप्रूव आवर थिंग्स? नो. That is not Right. possible. So we need a balance. We also need a confidence and we also need a awareness about the real problems on ground. क्योंकि उनको सॉल्व किए बिना क्या हम विश्व गुरु बन पाएंगे? नहीं. तो that delicate balance is needed. Because कोई भी कंट्री अगर पोलराइज हो जाए कि एक सेगमेंट सिर्फ अप्रिशिएट कर रहा है, एक सेगमेंट सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा है, दिस विल नॉट वर्क. बैलेंस अप्रोच चाहिए हमें, यहाँ पे लोग अच्छी जो चीजें हैं उनको अप्रिशिएट भी करें, बट बताए कि हाँ इन पे अभी भी इंप्रूवमेंट हमारा करना बाकी है. सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग पॉलिटिसाइज्ड ऑन इश्यूज, हमें अपना पेट्रियोटिज्म वहां शो करना पड़ेगा. और ये रोल जो है, जिसे हम बात करते हैं मीडिया एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये क्रूशियल रोल अब मीडिया का बन जाता है वहां पे कि वो भी अपनी पेट्रियोटिज्म शो करे. राइट. कि वो भी इंडिया में जो डेमोक्रेसी है सस्टेन कैसे करेगी, ना तो इलेक्शन के फ्रॉड्स को लेके क्या फैलाए फेक न्यूज, और ना ही जबरदस्ती किसी पार्टी किसी लीडर को सपोर्ट करे. इवन देन ऑल्सो नीड टू बी अकाउंटेबल टूवर्ड्स द पीपल. जो सच है वो दिखाना है. बहुत सारे इसमें इशू भी हुए थे. ऑपरेशन सिंदूर में देयर वर मेनी न्यूज चैनल्स जो बहुत सारा मैसअप करके रख दिए थे. एंड दैट वाज एक तरह से कैसा होता है कि एक थर्ड पर्सन जो है दे आर लुकिंग अप कि भाई ये न्यूज़ चैनल्स ठीक ठाक बता रहा होगा, इसने तो कुछ गलत नहीं बताया होगा. एंड देन सडनली बाद में पता चलता है कि इट वाज अ फेक न्यूज़. सो दैट क्वेश्चन अराइजेस. Yeah, definitely, especially if you talk about electronic media, especially the TV channels. ठीक है. For the TRP, definitely ये चीजें visible हुई हैं कि in the news programs, even if it's an issue जिन पर debate हो रही है, same goes to the सिंदूर operation. ठीक है, जहाँ पे ये spread किया गया, even we capture Islamabad. तो media need to understand its responsibility, right? But again, अब sometimes it can happen कि गवर्नमेंट कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे मीडिया के ऊपर इस चीज का बहाना लेके. ये भी नहीं होना चाहिए. लाइक इवन व्हेन वी टीच टू यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वी ऑलवेज टॉक अबाउट सेल्फ रेगुलेशन. मीडिया खुद को रेगुलेट करे, ना कि कोई एक्सटर्नल एक्टर कंट्रोल करे उसको. अदरवाइज कल को जब सही मुद्दे पे बात करेंगे तब भी वो आवाज बाहर नहीं आ पाएगी. ओके. एंड एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था एक ये है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को व्हाइल गोइंग टू इंटरव्यू क्या माइंडसेट से जाना चाहिए. मतलब यूपीएससी में एक बड़ा मिथ है कि आप इंटरव्यू में आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए, आपको सही तरीके से बैठना चाहिए, सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, इंग्लिश में ही बोलना चाहिए. पहले तो ये नरेशन था, अब जाके धीरे धीरे चेंज हो रहा है. लेकिन अगर मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ तो क्या माइंडसेट से जाऊँ, क्या नॉलेज लेके जाऊँ, और एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट मैं जब जा रहा हूँ रूम में, तो जब भी जो भी पैनल्स बैठे होंगे वो क्या चाहते हैं मुझसे. देखिए, सबसे पहली चीज, आप कोई भी प्री कंसीव नोशन लेके ना जाए. ओके. राइट. क्या पूछेंगे, क्या जवाब दूंगा. ठीक है. एवरीथिंग यू नीड टू लाइक कीप इट नेचुरल. अब आप ये बोलोगे मैं क्या इंप्रूवमेंट करूं, भाई आपने पूरी जर्नी में क्या किया है. whatever you studied, whatever you learned, simply you need to showcase in front of those people. Those are the interviewers. Okay, I would like to take one example. For my friend Satyajit Yadav, right? He has cleared UPSC 2019 with a rank, All India rank around 801, right? He got 188 marks in the interview.
which is actually one of the highest Hmm. one, right? What he did, he kept everything simple, but he exercised one thing: presence of mind. Hmm. उस टाइम पे CAA का न्यूज बहुत ज्यादा था इंपॉर्टेंट, और उस टाइम पे एक इशू उसमें ये आया था, whether children should be involved in the protest or not. Okay. He got that question. Hmm. And he was not prepared, कि not studied everything कि हाँ मुझे सवाल आने वाला है. Hmm. No one knows सवाल कहाँ से आएंगे, but सवाल आया. Hmm. And he answered very beautifully. Yes, children are the future citizens of India, right? Definitely citizens तो हैं already, Hmm. but future के responsible citizen है, Hmm. so they must be having that awareness, but again their education should not be compromised. Balanced approach, right? So आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको कुछ artificial नहीं करना है. Whatever personality you made throughout the preparation, Hmm. you need to keep that only. But one thing is most important: presence of Hmm. mind. ओके सर, सो द सेगमेंट, हमारा एक सेगमेंट होता है और Hmm. पॉडकास्ट में एक सेगमेंट होता है, दैट इज क्विज. Okay. सो रैपिड फायर वाला होगा. सो जस्ट टू इलैबोरेट जो हम लोग ने अभी आज आपसे सीखा है ये सब, ठीक है. सो उस हिसाब से हम 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे. Okay. रैपिड फायर होगा. हाँ. यू हैव टू जस्ट गिव कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है. Okay. ठीक है. सो नवीन सर एज अ मेंटर या नवीन सर एज एन ऑफिसर, कौन सा आप प्रेफर करेंगे? Currently mentor, Hmm. future officer. ओके ओके. नवीन सर एज अ क्या प्रेफर करेंगे, कौन से सब्जेक्ट, एज अ सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी? Sociology, क्यों? my all-time favorite. अच्छा, ऑल टाइम फेवरेट है इसके. ओके. सो अभी सिंस यू आर अ फादर, सो नवीन सर एज अ फादर और नवीन सर एज अ हस्बैंड? What difficult question है. नहीं, see, we cannot just compare these things. Hmm. It is all about जिस फेयर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करना. ओके. सो यू आर लुकिंग अप कि आपके चाइल्ड एज अ फ्यूचर ऑफिसर? It is on Depend. her. Definitely, I would like Hmm. कि she can just do something for a great like Hmm. nation के लिए. But again, जब वो आगे बड़ी होगी उसके अपने चॉइसेस होंगे. Hmm. ठीक है, whatever she will decide, हमारा काम हो गाइड करने का. Hmm. ठीक है. सो एक जो होता है इशू कि स्टूडेंट्स आर डायरेक्शनलेस, वो भी नहीं होना चाहिए, Hmm. और ना ही इम्पोज्ड. लेट्स गिव देम गाइडेंस. नो, वॉट एवर दे चूज, वी मस्ट बी रेडी फॉर दैट. ओके. सो एक रैपिड फायर क्वेश्चन है. हु डू यू थिंक शुड बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? नो कमेंट्स. ओके. थैंक यू गाइस. सो ये थे हमारे नवीन सर, एंड हमने इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, लाइक यूपीएससी, एसएसबी एंड एवरीथिंग. सो पूरा ही पॉडकास्ट देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा. एंड थैंक यू नवीन सर, थैंक यू सो मच फॉर वेलकम कमिंग. सर. एंड होप सो कि हम और भी पॉडकास्ट करेंगे इनके साथ और भी चीज़ें सीखेंगे. अगर आपको अच्छा लगा होगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.